नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। तो भैया, धुरंधर 2 प्रोपेगेंडा है या नहीं, यही जानना चाह रहे हैं ना तुम। आजकल यही सवाल पूछा जा रहा है। इस हफ्ते देखा है, देते हैं रिव्यू। मूवी कैसी है, स्टोरी लाइन कैसी है, सिनेमैटोग्राफी कैसी, एक्टिंग कैसी, तुम्हें इससे कुछ मतलब नहीं है। कितना प्रोपेगेंडा है, यही जानने आए हो ना तुम। तुम्हें कैसे पता चला? तो अगर आप मूवी देख आए हो, आपको पता होगी। नहीं देखा हो तो लेट मी ब्रेस यू। ये एक पूरी सीरीज है जो एक बार में लॉन्च हुई है। 3 घंटे 50 मिनट का रन टाइम है। शुरू के ट्रेलर, बीच का इंटरवल और बीच बीच में मुकेश से मुलाकात मिला लो तो 5 घंटे का कमिटमेंट है। ऐसा लगा मूवी नहीं, वनडे मैच देखने आया हूं। फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग। अच्छा, मूवी शुरू होने से पहले तो मैं एक बार थिएटर का रिव्यू दे देता हूं। रात को 11 बजे के शो का टिकट मिला था। 3-4 बजे हम लोग घर पे आए और मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी देखी जहां पे पूरा थिएटर पैक्ड था, मतलब बिल्कुल हाउसफुल। मंडे ट्यूसडे आपको शायद टिकट मिल जाए, संडे आप देख रहे हो तो हर जगह हाउसफुल है मूवी। मतलब मूवी तो फिर भी लोग जाते रहते हैं, पैक्ड थिएटर में मूवी देखना, ये बहुत टाइम बाद एक्सपीरियंस किया मैंने। नाउ ध्रुव राठी फैंस, नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू। क्या गोर है मूवी में। जी हां, बिल्कुल 100%। हर चैप्टर में गोलीबारी, हर दूसरे सीन में मारकाट। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, आधी उसने खत्म कर दी मूवी में। गोली, ठाए ठाए, बम बारूद, ठीक है, मारना काटना बहुत है। आई हैव गुड टॉलरेंस फॉर इट, बट एक पॉइंट बाद मेरे लिए भी ज्यादा हो गया था कि भाई कितना ज्यादा ही हो रहा है अब तो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और तुम्हें ऐसी घोर वाली मूवीज पसंद आती हैं भाई, एक बार ये देख लोगे, मुझे लगता है साल भर के लिए भूख खत्म हो गया। इससे अब नहीं देखा जाएगा। आपको जैसा वीर ज़ारा टाइप रोमांटिक दिखाओ मुझे। अच्छा, रणवीर सिंह की एक्टिंग, मतलब धुरंधर पूरी सीरीज में उसने लाइफ टाइम परफॉर्मेंस दी है। ऑब्वियसली बाकी भी एक्टर हैं, इवन आर माधवन ने अपना कैरेक्टर स्टैब्लिश किया, रहमान बलोच से अक्षय खन्ना ने तो एक अपना लीग ही स्टार्ट कर दिया, बट रणवीर सिंह ने शॉट बाय शॉट जो वो दिखाता है कि वो मार रहा है, वो अपने उस जोन में, जो मतलब क्लोजअप शॉट्स हैं, उसकी जैसी आंखें हैं, जैसे एक्सप्रेशन है, जो डेंसिटी है उसके कैरेक्टर में, बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है उसने। नो, स्टोरी टेलिंग सबका अपना अपना क्राफ्ट होता है। सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से पाकिस्तान को दिखाया गया है, जिस तरीके से लियारी को, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, मतलब पाकिस्तान की आम आवाम कैसी होती है, एक आम मोहल्ला कैसे दिखता है, हर गली में एक मस्जिद होती है, वो जो पूरा सेटअप है, गरीब घर कैसा दिखता है और वहीं उनके कोई आर्मी का ऑफिशियल हो तो उसका घर कैसा दिखता है, एमएलए का घर, वो कॉन्ट्रास्ट जो है, वहां की जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो भी ठीक ठाक दिखाई है। और मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसकी कास्टिंग। एक अतीक अहमद का कैरेक्टर है भाई, जिस एक्टर ने उसको प्ले किया, उसने जो इलाहाबादी एक्सेंट निकाला है, आय हाय। एंड नाउ, क्या मूवी में प्रोपेगेंडा है? एंड आई वोंट वॉक द मिडिल लाइन हियर। हाँ है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। यस, 100%। मुझे तो लगा, क्योंकि धुरंधर 1 पे आरोप लगाए थे ना कि सटल प्रोपेगेंडा है, धीरे धीरे, हल्के हल्के, हौले हौले हिंट दिए, ये नया भारत है और हमारी पुरानी सरकार कुछ नहीं करेगी। यहां ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि जब मोदी जीता है तो पाकिस्तान परेशान हो गया है। रिसेंटली बहुत सारे नेशनल इवेंट्स हैं जिनको स्टिच करके एक स्टोरी लाइन बनाई गई है, जैसे डिमोनेटाइजेशन, अतीक अहमद का मारा जाना, जो पाकिस्तान में अननोन गनमैन वहां के सरगनाओं को मारने लगे थे, सब कुछ मिलाकर के उन्होंने पैरेलली स्टोरी चलाई है। बट वेयर इट गेट्स वेरी ब्लेटेंट इज द डिमोनेटाइजेशन पार्ट। डिमोनेटाइजेशन जो मोदी सरकार का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर है, तो वो खुद भी नहीं इसके बारे में बात करते, उसको बहुत सुपड़े से बिल्कुल व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। पूरा यही बताया गया कि पाकिस्तान की काउंटरफीट करेंसी और आतंकवादी रीजन था कि हमने अपनी करेंसी हमने पूरी डिमोनेटाइज कर दी। और नंबर्स जो दिए गए, बस बेसिक मैथ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये तो सेंस ही नहीं बना रहा। बोल रहे हैं कि 60,000 करोड़ आना था, इसलिए उन्होंने सीधा ऑपरेशन पता नहीं कौन सी लीफ चला के पूरा का पूरा डिमोनेटाइज कर दिया। ऐसे तो देश चलता नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात कि आरबीआई ने खुद बोला था कि 99 पॉइंट समथिंग करेंसी वापस आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वापस सिस्टम में आ गई है। तो जो पैसा ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा था वो वापस आ ही गया ना। आतंकवाद की कमर कट, थोड़ा लॉजिक लगाओगे समझ जाओगे कि अरे आदित्य भाई तो खेल गए। You very चालाक ब्रो। बट अगेन, क्रेडिट्स वेयर ड्यू। अगर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि ये प्रोपेगेंडा है तो यू हैव टू एडमिट वेल मेड प्रोपेगेंडा है। मतलब वो विवेक अग्निहोत्री या ताज स्टोरी टाइप मूवी नहीं है कि तुम्हें लगेगा इससे अच्छा तो हमें तो बढ़ाना की वीडियो होती है। मूवी बनाई है बढ़िया तरीके से। वो जॉन इब्राहिम वाला नेशनलिज्म नहीं है कि पॉपकॉर्न खा रहे हो तो चलने की आवाज आ रही है, कोई है ही नहीं थिएटर में। नेशनलिज्म का इमोशन अगर निकालने की कोशिश की है तो निकाल दिया है। If you are calling it a propaganda, you have to admit it's a well-made propaganda. तो ऑल थिंग्स सेड, मूवी देखने जाना है कि नहीं? भाई नहीं जाना मत जाओ, देखने जाना तो बिल्कुल जाओ। विद दिस पॉइंटर्स इन माइंड देख के आओ, एक बार खुद अपना ओपिनियन बना लो। और मैं अपने पॉइंट में किसी एक भी जगह गलत हूं, आगे कमेंट सेक्शन में गाली देना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। साला नौटंकी। धुरंधर की तरह ही अगली कंट्रोवर्सी भी बॉलीवुड से हुई। नोरा फतेही स्टारर एक आइटम सॉन्ग आया हिंदी में, सर के चुनर। पॉइंट टू बी नोटेड, ओरिजिनल सॉन्ग कन्नड़ा में है, इसको डब करके हिंदी में लॉन्च किया गया। और क्या मतलब क्या ही डब किया है, लिरिक्स तो ऐसे जैसे कि
वॉल्यूम 1 हनी सिंह का भजन लगे तुम्हें। पूरी कंट्रोवर्सी जाननी हो तो हमने मिडवीक एपिसोड में डिस्कस किया है। अब जब गाने को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई तो नोरा फतेही का इस पे क्लैरिफिकेशन आया। I shot this song 3 years ago in a language called Kannada. When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. And having those lyrics, which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals, they didn't take any permission from me. If it bothers you guys so much, then you need to hold the filmmakers and the people who create such content accountable. बेसिकली नोरा फतेही ने कहा है कि भैया पहली बात तो गाना आज का नहीं है, 3 साल पहले का है, और जब इन्होंने मुझसे गाना गवाया था तब मुझे कुछ उल्टा सीधा उसमें नहीं लगा, तब सब सही लग रहा था, बट बाद में इन्होंने इसकी वल्गर डबिंग करा के हिंदी में लॉन्च कर दिया। मेरे को क्यों बोल रहे हो, डायरेक्टर को बोलो। एंड पीपल अग्रीड विद हर पीआर। प्रवीण बोलते हैं व्हाई एवरीवन इज बिहाइंड हर, वेयर आर द म्यूजिक डायरेक्टर्स। नक्षत्र बोलते हैं व्हाटएवर इट इज, द स्टेप्स यू डांस्ड इज आल्सो वल्गर। हाँ और क्या, वो जो कर रही थी मतलब पूरा। आई डोंट इंडोर्स वल्गैरिटी सेज नोरा फतेही। Smart move. Of course, the script was given by her PR strategist, and it's a good script. Censor board is for joke in India. I wonder what our so-called agencies do. हाँ बात तो सही है, नोरा फतेही सीधा सा पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या होगा, सीधा उस टाइम पे उन्होंने हमसे डांस करवा लिया, अभी डबिंग करके डाल दिया, मैंने तो उनको बोला भी था ऐसा नहीं। अरे आप आज का थोड़ी है आपका, आप पहले भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हो। और चलो आपकी सहूलियत के लिए म्यूट पे चला देता हूं। म्यूट पे भी बिना लिरिक्स के भी जो आपने डांस स्टेप किया, आपको नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत हो रहा था या कुछ वल्गर आगे जाके आ सकता था? Who are you kidding? But having said that, you have to give the benefit of doubt to नोरा फतेही, क्योंकि भाई ये एक आर्टिस्ट है। डायरेक्टर ने जो भी बनाया वो बिना किसी एजेंसी के, बिना किसी सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के तो नहीं गया होगा। और एजेंसी भी आके कल कह दें कि हमें नहीं बताया, कुछ ऐसा नहीं किया, तो अब तो गाना चला गया ना। सिर्फ बैन करके क्या, उठा के पनिश करो उनको। बस मंत्री जी ने आके कह दिया कि भैया हमने गाना बैन कर दिया। अरे अब पछताए होत का जब नोरा कर गई खेल। द सेंसर बोर्ड अपॉइंटमेंट बाय यू अप्रूव्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने बताया कि भाई हम गाना जो ओरिजिनल होता है वो अप्रूव करते हैं, बाद में कोई डब करके यूट्यूब पे डाल रहा तो उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं होता। बट अल्टीमेटली वही बात है, अब उन्होंने अगर डब करके डाल दिया तो रिपरकशंस क्या है, इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंड कुछ कमेंट में लोग उसको सपोर्ट करते भी दिखे, कह रहे भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहे कोई कुछ भी बोल सकता है, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम? भैया ओ फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट इंडिविजुअल की हो सकती है एक बात पे, ऑर्गेनाइजेशनली नहीं हो सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम इन इंडिया विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यही बोल बोल के पागल हो जाते हैं आधे टाइम। तो अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक लगती है तो जाओ किसी को गाली देके गोली मार दो, ऐसे थोड़ी चलता है। तो एक बार तो मैं दुनियादारी की भी अपडेट दे देता हूं। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में धूम धड़ाके वॉर चल रही थी। क्या हुआ वहां पे? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही थी उसमें अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक रिहैब सेंटर पे बॉम्बिंग की जिसमें 400 लोगों की जान चली गई। क्यों? ऑब्वियसली बोला है कि भैया यहाँ पे टेरर आउटफिट चल रहा था, इन लोग के कैंप्स थे, इनका मिलिट्री सेटलमेंट था, हमने उसको टारगेट किया है, सिविलियन हर्ट नहीं हुआ है। लेकिन रिहैब सेंटर में आप हर्ट करोगे और 400 लोगों की जान जाएगी, सिविलियन नहीं जाएंगे। ऐसी न्यूज सुनाते भी दुख होता है। 400 इनोसेंट लोग एक बार में। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक नया टर्न ले चुका है। ईरान ने डियागो गार्सिया पे अटैक कर दिया है, जो यूएस का एक बहुत बड़ा बेस था इंडियन ओशियन में। यूएस इजराइल ने ईरान की नतांज फैसिलिटी पे अटैक कर दिया है, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी बताई जाती है। अच्छा, खमेनाई का जो सक्सेसर था मुज्तबा खमीनी, उन्होंने बोल दिया है हमने यूएस से जीत दर्ज कर ली है, और यूएस ने बोला है हमने ईरान को हरा दिया है। तो दोनों बोल रहे हैं एक दूसरे को हमने हरा दिया है, जो वॉर पे होता ही है। असली में जीत सिर्फ नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन की हुई है। और जब इनके घर में इतना हंगामा चल रहा है तो ईरान के बारे में एक फनी चीज बताऊं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि सुनो तुम मत लड़ो, भाई भाई को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, 21st सेंचुरी पीस का जमाना है, तुम क्या लड़ रहे हो आपस में? भैया 2 बॉम्ब और गिराना। अगली खबर आई कानपुर से, जहां पर एक बहुत ही यूनिक भिखारी पकड़ा गया। दिखने में तो ठीक है, पढ़ा लिखा सा लड़का लग रहा था, अच्छे घर का, लेकिन जैसे ही उससे बात करना शुरू हुई उसने एकदम से बोल दिया भैया यूट्यूब चैनल चलाता हूं भैया, वीडियो डालता हूं भैया, लाइक नहीं आता, अल्लाह के नाम पे लाइक दे दो, सब्सक्राइब दे दो, सब्सक्राइब अल्लाह भला करे, अल्लाह ईद 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 ही दे दो बाबा, ईद ही दे दो बाबा, अल्लाह नवरात्रि के नाम पे अल्लाह। करना पड़ता है दोस्तों, ये सब भी करना पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप में से कितनों का एक इंस्टाग्राम अकाउंट है? या मुझे फॉलो किया है? नो सालो यहां सब्सक्राइब नहीं करते, वहां फॉलो तो कर दो कम से कम। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। एनीवे, इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी को डीएम करते हैं, खास करके वो वाले, तो थोड़ा ध्यान से सुनना,
क्योंकि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने बोला है कि अब वो बहुत जल्द इंस्टाग्राम डीएम से एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाने वाले हैं। अब अगर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं पता, तो एक बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है जहां कोई आप मैसेज भेजते हो वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो रिसीवर होता है तो वहां डिक्रिप्ट होता है। मतलब जो आपने मैसेज भेजा वो बस सेंडर और रिसीवर के बीच में रहता है, सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट रहता है। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी था, फिर ये इंस्टाग्राम पे ले आए। बट आने वाली 8 मई से इंस्टाग्राम अपने डीएम से एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा देगी। मतलब जो आपने सेंड किया वो रिसीव करने वाले के साथ साथ मार्क भैया भी सी कर सकते हैं। सो इफ योर वैनिश मोड चैट इज ओके विद दैट। अब इन्होंने ऑफिशियल रीजन ये दिया है कि ज्यादातर लोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑप्ट नहीं कर रहे थे, तो हमें जरूरत नहीं लगी, डिमांड नहीं थी, तो हमने सप्लाई कम कर दी। बट इसके 2 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी सरकारें हैं ये सोशल मीडिया कंपनीज को बोल रहे थे कि भैया आप अपने जो सेंडर रिसीवर जो मैसेजेस हैं उनका हमको आप सोर्स बताओ, क्योंकि उसकी वजह से कई बार हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। और इसका बयाना कंपनी दे सकती है, क्योंकि असल रीजन ये है कि कंपनीज को आपके मैसेज एक्सेस करने हैं, क्योंकि आपके मैसेज इनके लिए डेटा है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, आपका फोन उसके लेके सिग्नल दे देता है। आप बात कर रहे हो यार ये जूता मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगले ही पल आप देखोगे उस जूते का ऐड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐप आपके माइक्रोफोन का एक्सेस लिए होते हैं और वो सुनते रहते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहा है। ऐसे ही आपके जो डीएम्स होते हैं, आप जिसके बारे में बात करोगे, उस टेक्स्ट डेटा को यूज करके ये आपको और ज्यादा पर्सनलाइज एड्स दिखा सकते हैं, आपके डेटा को कंपनी को बेच सकते हैं, इनका ज्यादा फायदा होगा। मार्केटिंग वाले समझेंगे, इसको कहते हैं टारगेटेड एड्स। तो इंस्टाग्राम यूजर्स आने वाले टाइम में यही होने वाला है, आप जिसके बारे में ज्यादा बात करोगे इंस्टाग्राम आपको वही दिखाएगा। और भाई मेरी ऋषिकेश ट्रिप स्पॉन्सर करोगे क्या? ये फिल्म फेयर का स्पॉन्सर क्या रजनीगंधा क्यों होता है? अरे इस बार आरसीबी को नथिंग स्पॉन्सर कर रहा है, टाटा ने आईपीएल को फिर से स्पॉन्सर किया। शैडो फ्रॉग बोलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इन दिस एआई एज, व्हिच इज ट्रू. People are often quoted out of context, which becomes embarrassing. Give some ideas regarding how to fact check information. भाई I totally understand this. मतलब मैं तुम्हें बताऊं, अभी रिसेंटली एक वो हुआ था, अभी रिसेंटली ट्रेंड आया था, तुमने देखा वो GTA का इन्फ्लुएंसर्स थे, वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे वो डांस कर रहे हैं, और वो उस पॉइंट पे ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसा डर गया, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ होने लगा है। मैं वीडियोस देखता हूँ, मुझे लगता है यार ये असली है, ये AI है। और 1 साल पहले बहुत कम सोचता था कि चलो ये तो समझ गए, फिर उसका वो टाइम आया कि मे बी AI। नाउ आई एम सीरियसली ऑन एनी गिवन वीडियो आई एम 50-50, या तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या हाफ AI जनरेटेड है, टोटल AI जनरेटेड है। और उससे हो क्या रहा है कि जो जेन्युइन वीडियोस हैं उन पे शक ज्यादा बढ़ने लगा है। आई एम बिलीविंग नथिंग, एक बिलीवेबिलिटी ट्रस्ट क्राइसिस आ गया है। तो भाई ये आगे जाके और होगा, एंड ये भी नहीं कह सकते कि आप किसी ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन से करो। अब अगले टाइम पे तो मैं बोलूंगा कि भाई आज तक, या फिर तुम बिल्कुल जो न्यूज सोर्स से आए वही वीडियो मानो, तो अंजना ओम कश्यप आज तक पे बैठी कुछ बोल रही होंगी, तुम नहीं पता लगा पाओगे AI जनरेटेड। क्या करें? दिस इज अ प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग, नो वन हैज एन आंसर टू इट। नेक्स्ट हेडलाइन, इंडियाज बटर चिकन रैंक्ड एज द 3rd करी इन द वर्ल्ड। एक वेबसाइट है टेस्ट एटलस करके। ये करते क्या है कि दुनिया भर की जितनी भी क्विजीन्स हैं, जितनी डेजर्ट्स हैं, डिशेस हैं, करीज हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं, और इन्होंने हाल ही में बेस्ट करीज की रैंकिंग निकाली। अब तुम बोलोगे हांडी चिकन, कड़ी चिकन, मटन कोशा, फर्स्ट नंबर पे क्या आया? तो भाई फर्स्ट नंबर पे इंडिया कुछ है ही नहीं। बताता हूं पूरी लिस्ट। 7.5 लाख लोगों की टोटल रेटिंग आई थी, स्पैम बॉट वगैरह हटा के लगभग 5 लाख के हिसाब से थे। पहली है थाईलैंड की फानेंग करी, दूसरी थाईलैंड की है खाओ सोई। ये इंडिया के कई सारे एशियन रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है। उसमें नूडल होता है, उसमें ऊपर से आपकी एक टॉपिंग होती है, और बड़ी क्रीमी सी कोकोनट ग्रेवी होती है, अच्छी लगती है बहुत। तीसरे नंबर पे है मुर्ग मखनी AKA बटर चिकन। फिर एक जापानीज करी है कारे का बोल रहा। फिर जापान की ही है कत्सू कारे, चीटिंग कर रहे हैं जापानीज। फिर आती है शाही पनीर। नहीं यार, उससे अच्छी तो पालक पनीर हो सकती थी, और कढ़ाई पनीर भी, आई मीन। फिर आती है मलाई कोफ्ता, ओके वेल डिजर्व। फिर आती है मसमान करी, थाईलैंड की ही। फिर आती है करी आयाम और करी रायसू। ये जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, 4 देशों ने पूरी लिस्ट कब्जा कर ली। लेकिन रितिका शर्मा ऑफेंड हो गई, वो कह रही नथिंग बीट्स बटर चिकन, नो वन गिव्स अ एफ अबाउट योर वेस्टर्न अप्रूव्ड लिस्ट। एंड यू हैव टू एम्पैथाइज विद रितिका बिकॉज़ शी इज पार्टली राइट। ये जो टेस्ट एटलस है, ये बाकी सारी भी रैंकिंग निकालती रहती है, वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। ऐसा लगता है इन्होंने एशिया, अफ्रीका का कभी क्विजीन टेस्ट ही नहीं किया। टॉप 10 डिशेज इन द वर्ल्ड, ना उसमें रसगुल्ला, ना गुलाब जामुन, ना छेना पोड़ा, ना शीरा, ना जलेबी, ना। समझ रहे हो तुम? समझ रहे? मैं थोड़ा फूड को लेके थोड़ा शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा।
नहीं, अच्छा खाने पे आई है तो चलो थोड़ा खाने के बारे में और बात कर लेते हैं। दुनिया की किस जगह का खाना कैसा होता है बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तुम सोचोगे मोस्टली वो फूड अवेलेबिलिटी होता है, भाई कहां चावल मिल रहा है, कहां पे गेहूं मिल रहा है, कहां मीट ज्यादा है। बट और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक जगह के क्विजीन्स को डिसाइड करते हैं। पहला सबसे बड़ा उस जगह की ज्योग्राफी। जो ट्रॉपिकल जगह होती हैं, जो इक्वेटर के पास होती हैं, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है तो वहां पे स्पाइसेस ज्यादा उगते हैं। तो इसलिए तुम देखोगे कि इंडिया में भी जो आंध्र बेल्ट होता है वहां पे तुम्हें खाना ज्यादा स्वादिष्ट मिलेगा क्योंकि स्पाइसेस वहां पे ज्यादा उगाए जाते हैं। दूसरा होता है ट्रेड रूट्स। हिस्टोरिकली एक जगह पे कैसे ट्रेड रूट्स रहे, जैसे कि नॉर्दर्न अफ्रीका है, वहां पे अरब कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्रेड रूट वैसा रहा है। फिर तीसरा आता है कोलोनाइजेशन, वहां की हिस्ट्री कैसी रही है। फॉर एग्जांपल जो सदर्न अफ्रीका के देश होते हैं वहां पे आपको बारबेक्यू वाले डिशेस बहुत मिलेंगी क्योंकि कॉलोनीज रही हैं वहां पे। एंड फॉर दैट मैटर इंडिया ऑल्सो। हमारे डाइट में आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कोलोनाइजर्स बाहर के लोग लेके आए थे। एक चीज जो सबको नहीं पता, आलू एक ऐसी चीज है जो इंडिया में उगती नहीं थी, फॉरेनर्स लेके आए थे हमारे यहाँ पे। और आज देखो, आज तो हर चीज में आलू डल रहा है। आलू खाने में डलना बंद हो जाए, आधा बंगाल भूखा। ओके, नाउ आई वांट यू टू कट मी सम स्लैक क्योंकि आने वाली 2-3 न्यूज आर अप फॉर अ डिबेट। कुछ सही लगेगा तुम्हें, कुछ गलत लगेगा, कुछ फॉर कुछ अगेंस्ट, लॉट ऑफ ग्रे एरिया टू कवर। मेरे मुताबिक सवाल ये नहीं होगा कि क्या राइट है या क्या रॉन्ग है, बट क्या प्रैक्टिकल है। मतलब सही गलत के बीच में तुम्हें समझना है कि सार्थक क्या है उसमें। स्मूथली देखो कैसे अपना नाम मैंने ऐसे इसमें। हाल ही में ईद मनाई गई और ईद के पहले रमजान का समय चल रहा था। रमजान में रोजे रखे जाते हैं, वहां इफ्तारी होती है। लेकिन मामला हुआ 14 तारीख को बनारस में, जहां पे कुछ युवकों ने गंगा के बीच में बोट पर अपनी इफ्तारी करी। एक वीडियो वायरल होता है जहां गंगा के बीच में वो नाव में खड़े हुए थे, चिकन बिरयानी के कंटेनर्स थे और इन पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने चिकन खाकर उसकी हड्डी गंगा में फेंक दी। जिसके बाद इन युवकों पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने को लेकर केस दर्ज हुआ और 8 घंटे के अंदर इनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। मेजॉरिटी को खुश करने के चक्कर में डेमोक्रेसी, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन की मॉकरी बना रहे हैं सेज हेट मॉन्गर्स डेटाबेस। सही बात है, सिर्फ गंगा में हड्डी फेंकने के लिए अरेस्ट थोड़ी होना चाहिए। तो अपूर्व त्यागी जी बोलते हैं, तो भाई जी इस बार नवरात्रि का व्रत मस्जिद में बैठ के खोल लें। अरे भैया, रमजान, गंगा, नवरात्रि, मस्जिद, दंगे कराएंगे क्या आप? And now, like I said, not black and white, a lot of gray area to cover. दो पर्सपेक्टिव है। एक तो ऑब्वियसली गंगा नदी जो हिंदुओं के लिए इतनी पवित्र है, बगल में मंदिर है, अस्सी घाट है, वहां पे आप चिकन खा के हड्डियां फेंक रहे हो। एक वैलिड रिलीजियस कंसर्न है, जरूरी नहीं था, वहां पे वेज खाना भी खा सकते थे। रिलीजियस सेंटिमेंट तो हर्ट होंगे। एंड इफ यू थिंक दिस पर्सपेक्टिव इज राइट, देन जस्ट ऐड टू इट कि जिस गंगा को हम इतना पवित्र मानते हैं कि कोई हड्डी फेंक दे तो हमारा सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, तो उसमें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और अनट्रीटेड सीवेज और नाला मलमूत्र सब जा रहा है। अस्सी घाट पे ही पानी का एफसी काउंट क्या है वो तो तुम्हें पता है। तो जब नाला जा रहा है वो देख के आपके सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक धर्म विशेष से है। I'm just asking questions, man. And for the next news also, no black, no white, a lot of grey. काफी टाइम से डिबेट चल रही थी कि क्या कंपनीज को अपनी वुमेन एम्प्लॉइज को महीने के कुछ दिनों के लिए एक मैंडेटरी पीरियड लीव देनी चाहिए। एंड द आर्ग्यूमेंट मेक सेंस क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मर्दों को फेस नहीं करनी पड़ती। बायोलॉजिकल इशू है, महिलाओं को होती है और कई लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो उस दिन शायद काम नहीं कर पाएंगी। करना चाहती हैं बट बॉडी इतना पेन करती है कि नहीं कर सकती। तो क्या कंपनीज को यहां पे स्केल बैलेंस करने के लिए उनको 3 दिन की पीरियड लीव्स देनी चाहिए? फॉर का आर्ग्यूमेंट है कि हां भाई बायोलॉजिकल नीड है, देनी चाहिए, और अगेंस्ट कहता है कि हां आइडियली तो देना चाहिए बट प्रैक्टिकली प्रोडक्टिविटी लॉस होगा तो एम्प्लॉयर्स वुमेन एम्प्लॉयज को हायर नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वुमेन का ही नुकसान है। इसी को लेकर एक लॉयर ने नेशन वाइड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के लिए पिटीशन फाइल करी थी। पॉलिसी कहती है कि पीरियड के दिनों महिलाओं को छुट्टी दी जाए ताकि वो घर पर रह के रेस्ट कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून बनाने से मना कर दिया और अपने आर्ग्यूमेंट दिए। कोर्ट ने कहा भैया प्रैक्टिकल बात है, अगर इसको कानून बना दिया तो लोग महिलाओं को जॉब देना ही बंद कर देंगे। एम्प्लॉयर के दिमाग से सोचो ना, जॉब तो एम्प्लॉयर को देनी है, वो थोड़ी चाहेगा कि 1-2 दिन कोई काम पे ना आए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मेंस्ट्रुअल लीव्स को कंपलसरी बनाने से पीरियड्स नॉर्मलाइज नहीं होंगे बल्कि स्टिग्मा बढ़ जाएगा। और ऐसे डिमांड से मैसेज जा सकता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। कोर्ट ने कहा अगर अब कंपनीज खुद से वो छुट्टी देती हैं तो अच्छा है, पर लॉ से उसको कंपलसरी नहीं बना सकते। खुद से छुट्टी मालिक बस करे तो संडे को भी काम कराए, वो भी अनपेड। एंड यहां भी 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। मेंस्ट्रुअल लीव्स कंपलसरी मिलेंगी तो महिलाएं वर्कफोर्स में आने के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी, एंड दूसरी तरफ अगर कंपलसरी कर दिया तो एम्प्लॉयर्स उनको हायर ही नहीं करेंगे। कमेंट्स पढ़ लेते हैं। मुफासा बोलते हैं वी आर ऑल पास्ट इक्वालिटी नाउ एंड द फाइट इज अनरीजनेबल प्रिविलेजेस। They continue to feign victimhood to gain sympathy from society and earn their privileges. Oh, that's ignorant and misogynistic, man.
court has taken still a feminist view rather than calling out feminist bluff. Why claim equal salary when women cannot work equal? If work less takes less salary and remove them from army, police, judiciary. एक और आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप इक्वल प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते तो फिर इक्वल सैलरी की डिमांड मत करो. अरे लेडीज प्ले स्पोर्ट्स एंड व्हाट नॉट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. इनफैक्ट व्हेन यू वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम इट्स बेटर. रेस्ट विल ओनली मेक देम मूडी. आई वाज अबाउट टू से नो यूट्रस नो ओपिनियन until I realized this is by a female. Oh no! Actually, feminists want lesser work, equal salary. Ban the women from workplaces. They are too retarded, भाई साहब. वरुणा बोलती है आई थिंक मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वली प्लेस्ड बायोलॉजिकली. अरे भैया ये मत बोलो, मैंने बोल दिया था, सर पे सूड़ो चढ़ गए थे मेरे. वुमेन बेयर डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन थ्रू पीरियड्स, चाइल्ड बर्थ, केयर गिविंग एंड सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट्स फ्रॉम दैट लेबर. सो इट्स फेयर फॉर लॉज एंड पॉलिसीज टू रिकॉग्नाइज एंड कंपेंसेट फॉर इट इवन इफ इट्स एन एडेड कॉस्ट. ये बातें ना अक्सर इक्वल पे के आर्ग्यूमेंट में भी सुनने को मिलती हैं कि भाई अगर इक्वल काम नहीं कर सकती तो इक्वल पे क्यों मिले. बट आई फाइंड इट फ्लॉड. इट्स लाइक सेइंग कि अभिषेक शर्मा या सूर्य कुमार यादव को मेडल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था. पर्सनली आई एम विद द कोट हियर कि 3 दिन की लीव मैंडेटरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए, कहीं से शुरुआत करनी चाहिए. क्योंकि सही बात है 1-2 दिन बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसको वॉलंटरी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं, या मे बी महीने में 1 दिन की लीव दे सकते हैं जब दर्द सबसे ज्यादा हो. पर अगर आप 3 दिन की छुट्टी कंपलसरी कर दोगे, विच इज बेसिकली लाइक 15% ऑफ द वर्किंग डेज, पर तो एम्प्लॉयर्स वुमेन हायर नहीं करेंगे. ऑब्वियस है. जब वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपना एकलव्य करते जाना. काट दूंगा वरना द्रोणाचार्य बन के. सिर्फ न्यूज नहीं सुनाता हूं, धमकी भी दे देता हूं. जयपुर पुलिस ने चित्रकूट से 9 किन्नर, 1 किन्नर और 8 लौंडों को अरेस्ट किया जो किन्नर बन के लोगों से पैसे मांग रहे थे. देना साला कंजूस कहीं. तो आप इसको रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई तरीका है भीख मांगने का? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ. अच्छा है मैं अंधा हूं. लोगों का मीम निकल गया कमेंट सेक्शन में. अच्छा, सेगोइंग बैक, एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज है. एक तो अनाया बांगर, जो संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर, पहले आर्यन बांगर हुआ करती थी, और इस हफ्ते वो ऑपरेशन करा के एक महिला बन गई हैं. सेक्स चेंज सर्जरी करा ली उन्होंने, अपनी लिंग परिवर्तन. एंड बाय द वे इन्होंने करवाने से पहले अपने स्पर्म्स फ्रीज भी करा लिए थे. सो टेक्निकली शी कैन नाउ बिकम द मदर एंड फादर टू हर ओन सन. वाओ, मेडिकल साइंस, वाओ वाओ. सोचो तुम्हें लगता है सेक्स ट्रांजिशन का जब हुआ कि कोई लड़का से लड़की बन गया तो सबसे ज्यादा लाइक्ड कमेंट क्या होगा? माँ बाप को दहेज की टेंशन में डाल दिया. क्या अब इनका पीरियड आएगा? देखो ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी है. ये भी पापा की परी बन गई. लेने की जगह देने पड़ेंगे अब दहेज. प्रकृति से हिलवाड़. अरे एक खिलवाड़. अरे Anaya, if you are watching this, all in good fun, we have good wishes for you. Coming back to the serious news, LGBT community के ब्लड डोनेशन को लेकर इस हफ्ते खबर आई है. अगर आपको नहीं पता तो LGBTQIA+ कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको ब्लड डोनेशन बैन है हमारे देश में अभी. और उस ब्लड डोनेशन बैन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी और सोशल एक्टिविस्ट थंगजाम संता सिंह और हरीश अय्यर ने यह फाइल की थी. पिटिशनर्स ने कहा कि ये रूल डिस्क्रिमिनेटरी है और ये LGBT कम्युनिटी के लोगों के अधिकारों का हनन है. उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है, इसीलिए इनको ब्लड डोनेशन का अधिकार दिया जाए. पहली बार देख रहा हूं कि लोग खून लेने के लिए नहीं, खून देने के लिए लड़ रहे हैं. अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि LGBTQ कम्युनिटी का ये जो भी ब्लड डोनेशन बैन है ये 80s के टाइम के मेडिकल साइंस और बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है. तब ऐसा होता था कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग होते हैं उनमें STDs के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे वो ब्लड डोनेशन से बैन किया गया था. तो ब्रिटिशर्स ने कहा है भाई ये काफी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, अब मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, अब आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, आप पहले से डिटेक्ट कर सकते हो, और अगर ब्लड सेफ हो तो उसको डोनेशन के लिए अलाउ किया जाए. पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं मानती. गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ भाई चाहे हो सकता है स्क्रीनिंग से रिस्क कम हो गया हो, लेकिन अभी भी अगर 1% भी ज्यादा रिस्क होता है रेसिपिएंट को तो हम ऐसा नहीं अलाउ करेंगे. फिलहाल बैन कंटिन्यू है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है. नाउ कमिंग फ्रॉम द कोर्ट्स टू द पार्लियामेंट, एक और बड़ा लॉ पास हुआ है विच इज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026. अब इस बिल में क्या चेंजेस किए गए हैं उसको समझने के पहले आपको 2014 की नालसा रूलिंग समझनी पड़ेगी. 2014 के पहले जो LGBT कम्युनिटी के लोग होते थे उनको बहुत स्टिग्मा फेस करना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेशन. तब एक लैंडमार्क जजमेंट आया था ये नालसा रूलिंग, जिसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपना जेंडर सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकता है. अगर उसे लगता है कि अगर वो लड़का है, उसे लगता है मैं लड़की हूं, नहीं मैं नॉन बाइनरी हूं, आइडेंटिफाई समथिंग एल्स, वो अपने हिसाब से अपनी जेंडर आइडेंटिटी डिसाइड कर सकता है. लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो गई कि कोई भी कुछ भी आइडेंटिफाई करने लगा कि भाई मैं लड़का हूं लेकिन लड़की आइडेंटिफाई करता हूं, मैं लड़की हूं लेकिन मैं लड़का भी आइडेंटिफाई नहीं करती,
लड़की भी नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, कोई भी कुछ भी करने लगे। तो 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें कहा कि ठीक है आप कर लो, पर उसके लिए आपको एक डीएम से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके साथ कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी थे कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन पनिशेबल बना दिया गया। स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उनकी एजुकेशन हेल्थ केयर को ध्यान रखा जाए, उनको थोड़ा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई। बट द सेम टाइम कोई भी कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, पहले आप डीएम से सर्टिफिकेट लेके आओ। अब जो आया है इसने वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को भी हटा दिया है कि आप सेल्फ आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते अपने हिसाब से, जो आपका मन है वो आपकी जेंडर आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इसीलिए जो LGBTQ++ कम्युनिटी के लोग हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आर्ग्यूमेंट है उनके कि भाई पहला तो आपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कैसे हटा दिया, हमें लगता है हम लड़के हैं लेकिन हम लड़के नहीं हैं, हम लड़की हैं, पर हमें लगता है हम लड़के हैं तो हम लड़के हो सकते हैं। आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट गुड। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा है जो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर है वो बहुत लिमिट कर दिया है। टू कोट, having such socio-cultural identities, persons who are intersex and persons who have been compelled to assume, adopt or outwardly present a transgender identity। मतलब कोई socio-culturally किन्नर है या उसे किन्नर बना दिया गया है। लेकिन अगर आप बोलो मैं जेंडर क्वेयर हूं, मैं जेंडर फ्लूइड हूं, मैं नॉन बाइनरी हूं, ये सब नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी नॉन बाइनरी आइडेंटिटी मनवानी है तो पहले जाके एक मेडिकल चेकअप करा के आओ, सर्जरी करा के आओ, फिर जाके उस सर्जरी का जो अपना रिपोर्ट है वो जाके डीएम के पास लेके जाओ, उससे सर्टिफिकेट निकालो। जब आपके पास रिपोर्ट, सर्टिफिकेट सब कुछ होगा तब मानेंगे। और हाँ, संरक्षण की भी बात हुई है कि अगर आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अलावा कोई और है आपको जो बोल रहा है कि भाई आई एम योर गॉडफादर, मैं करता धरता हूं, मैं देखूंगा, मैं ऑपरेशन के पैसे दूंगा, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करूंगा, तो उसको क्रिमिनली चार्ज किया जाएगा। बेसिकली LGBTQIA+ का सरकार ने माइनस कर दिया। सीधा बोला है सेक्स ही आपका जेंडर है, वरना जाओ डॉक्टर से चेकअप कराओ, अपनी सर्जरी कराओ, उसकी रिपोर्ट लेके आओ, जाओ डीएम के पास सर्टिफिकेट लेके आओ, तब मानेंगे। This amendment removes the principle of self-perceived gender identity that was recognized earlier. This will harm transgender people with gender dysphoria, थोड़ी हिंदी मीडियम, who do not belong to traditional communities like हिजड़ा और किन्नर. Why is the government taking away their rights? सही तो है, अब मेल जेनिटिलिया लेकर कोई फीमेल बोलेगा, ट्रांस बोलेगा तो थोड़ी माना जाएगा। आई लाइक हाउ डिफरेंट दीज टू कमेंट्स आर, टू डिफरेंट। जस्ट प्लीज इन दोनों को एक बार प्लीज बुला के एक बार बात करवा सकते हैं हम। Now again come back to सही है, गलत है, ज्यादा कर दिया, नहीं ऐसा ही करना चाहिए था। जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में #ट्रांसबिल लिख के जरूर बताना। अगली खबर है बैंकिंग को लेकर। हाल ही में HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतानु चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और जो रेजिग्नेशन के पीछे उन्होंने रीजन दिए वो सुनने बहुत जरूरी है। 5 साल से काम कर रहे थे और HDFC को देश में नंबर 2 पे लेके गए थे, सोनू की कसम, अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। लेकिन इन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन का रीजन दिया है कि पिछले 2 सालों से बैंक में कुछ ऐसा हो रहा है जो इनकी पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स को मैच नहीं करता। कहा है कि भाई मैं बैंक पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, बैंक में सब ठीक चल रहा है, बट मेरे एथिक्स अलाइन नहीं करते। जैसे ही उनका रेजिग्नेशन और स्टेटमेंट आया, HDFC बैंक के शेयर 7% से गिर गए। और HDFC बैंक कितना बड़ा है स्टॉक मार्केट में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बाद में RBI को आना पड़ा, क्लैरिफाई किया कि देखो भाई बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन, गवर्नेंस में कोई इशू नहीं है, हमने क्लीन चिट दे दी है। और अब केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए एक इंटरिम चेयरमैन बनाया है। बट देन आई एग्री विद TK अरुण जब वो कहते हैं दैट्स बिग, सो व्हाई ब्रश इट असाइड, लेट देयर बी एन इंक्वायरी। हाँ, ये बड़ी बात है भाई, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक HDFC बैंक इज ए DSIB, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। मतलब ये इतना बड़ा बैंक है, इतने ज्यादा एसेट्स होल्ड करता है, इतने लोगों के खाते हैं, इसमें पैसा है कि इसकी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर उसका चेयरमैन आके कुछ कहता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे मेरे एथिक्स अलाइन नहीं करते, तो बड़ी बात है भैया, ऐसा क्या हो रहा है, मेरा भी खाता है उसमें। वैसे बैंकों का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे देश में कुछ अच्छा है नहीं, और अपना तो सरनेम भी मान लिया नहीं है। अच्छा, सनी देओल का तुम्हें वो वाला डायलॉग याद है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और तारीख क्यों दी जाती है? जब कोर्ट अडजर्न हो जाता है। वो भी तो हमने कितनी सारी मूवीज में देखा है, द कोर्ट इज अडजर्न। आई थिंक हमारा कोर्ट का ज्यादा रेफरेंस मूवीज से ही आता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कोर्ट रूम अंदर से देखा नहीं है ना। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ अडजर्नमेंट, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कोर्ट में कि वकील जो होते थे वो बात बात पे तारीख ले लेते थे, कोर्ट अडजर्न करा लेते थे। इसी को लेकर कोर्ट ने अब नए रूल स्टैब्लिश कर दिए कि आप बात बात पे अडजर्नमेंट नहीं ले सकते, इससे तारीख बढ़ती है और कोर्ट का टाइम खराब होता है। नहीं, कोर्ट का समय नहीं, इससे क्या होता है, 8:32। नहीं, आप अदालत का समय जाया ना करें, यही है ना लाइन। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि एडजर्नमेंट दे देंगे, बट जेन्युइन रीजन पे, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई हेल्थ कंडीशन हो। हर एडजर्नमेंट रिक्वेस्ट में क्लियर रीजन देना होगा, और उसके पहले कितनी बार आपने डिले मांगा है वो भी बताओ। फ्रेश केसेस में सिर्फ एक ही बार एडजर्नमेंट अलाउड होगा, और बिना हियरिंग के लगातार 2 बार एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। और रेगुलर केसेस में तो एडजर्नमेंट ऑलमोस्ट बंद कर दिया है।
इनफैक्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि ये तारीख पे तारीख का कल्चर जो बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कोर्ट का समय बहुत जाया होता है। आगे बढ़ने से पहले डोकी कमेंट पढ़ते हैं जो बोलते हैं, सार्थक आई वॉच्ड ऑल योर इंडिया सीरीज एंड बिहार सीरीज बट आई वोंट वॉच योर बंगाल सीरीज बिकॉज इट डजंट मैटर SIR एंड वोट चोरी एग्जिस्ट, डज इट मैटर टू पार्टिसिपेट इन और केयर अबाउट अ सिस्टम दैट हैज ऑलरेडी डाइड। ऐसा है डोकी भाई, तुम सिस्टम को पार्टिसिपेट करो, सिस्टम जिए मरे, तुम मेरे को व्यू और लाइक दे के जाओ, ठीक है। एक गरीब आदमी को अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस देश में तरक्की डिमांड करने का। एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह तो बात नहीं करते दिख रहे हैं आप मुझे। अच्छा, तुम इस बंदे को जानते हो, नाम है वैन डाइक, और इसको और इसके 6 क्रू पर्सन को रिसेंटली इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। आरोप यह है कि ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के बहाने इंडिया टूरिस्ट वीजा पे आए थे। ये वहां से मिजोरम गए। मिजोरम एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, फॉरेनर्स के लिए RAP लगता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, और बिना परमिशन लिए ये मिजोरम से बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार गए, जहां पे वहां के आर्म्ड ग्रुप्स को इन्होंने ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। He looks like Hamza from Dhurandhar. Hope the police give him some good prasad for creating headaches for them. Prasad? So Russia knows more about what's happening inside our country than our agencies. देखो ऐसा नहीं होता, इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि उनको पता है हमें नहीं पता है, तभी तो हमारे देश के रिश्ते अच्छे हैं, कोऑपरेशन होता है। अगर उनके टिप ऑफ से पकड़ लिया गया ना, तो भी हमारी एजेंसी ने अच्छा ही काम किया है। मतलब 14 किडनीज अवेलेबल हैं। 7 6 7 ओ अभी वैन डाइक जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसके बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लोग कहते हैं एक CIA एजेंट है। जब 2011 में लिबिया में सिविल वॉर हुआ था, तब ये रिबेल फोर्सेस के साथ था। इराक, सीरिया, यूक्रेन, ईरान, जहां जहां जाके ये डॉक्यूमेंट्री बनाता है, वहां वॉर हो जाती है। कि पता नहीं इंसान है कि पेट्रोल जहां जहां जाता है आग लगा देता है। अबे ये तो पेट्रोल है बे। अक्स बोलते हैं द एब्सेंस ऑफ बेसिक सेंस एंड एटिकेट इज पार्ट ऑफ द कल्चरल अपब्रिंगिंग इन दिस कंट्री। ऐसे सिचुएशन में क्या मेरा IT का जॉब छोड़ के समाज सुधार में लग जाना स्टेप सही होगा, या विदेश में जाके बस जाना ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप होगा? क्या आपको वो इस लेवल तक अफेक्ट कर रहा है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जब आपकी मेंटल पीस चली जाती है, जब आपको लग रहा है कि यार मैं टैक्स फालतू के दे रहा हूँ, कि मैं सवाल उठा रहा हूँ, मेरे को गलत बोल दिया जा रहा है, मेरी नेशनलिज्म को क्वेश्चन कर दिया जा रहा है, इट इज गेटिंग टू योर हेड एंड इफ यू कैन गो आउट ऑफ द कंट्री, लीव। आप एज ए सिटीजन तो आप सब कुछ कर ही रहे हो ना, आप काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो, सब कर रहे हो, है ना, और फिर आपको सब गलत दिख रहा है और आपको उसमें सुधार करने का मन भी नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिकल मत सोचो, पीसफुल स्टेप सोचो क्या होगा। एंड नाउ प्रथानुसार मूविंग ऑन टू द सेगमेंट टू द न्यूज व्हिच डोंट मेक एनी सेंस। ये देखिए, मत सोचना कि भाई अब मैं कुछ कचड़ा चढ़ा उठाने वाला बंदा, नहीं, गरीब, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है मुझे, ना मुझे कोई स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि मैं अब लखपति आदमी बन गया हूं। ये कैसे हो गया? अगर तुम्हें एक कचड़े का बैग लग रहा है ना, तो आंखें सुधारो, कचड़ा सेठ का बैग है ये, लाखों का मटेरियल है इसमें। क्या बात कर रहे हैं? रिसेंटली बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पे वहां की एक्ट्रेस जैंग जिंगी एक पीला थैला लेकर आई। गरीब आदमी बोला सब्जी मंडी से सीधा रेड कारपेट पे, अमीर आदमी बोला नहीं, फैशन। सोशल मीडिया पे लोगों ने बोला कि ये बैलेंसियागा का 1.5 लाख रुपए का बैग है, ये देखो, हाँ, कचड़े का 1.5 लाख रुपए का थैला। अब यहाँ पे गरीब और अमीर आदमी दोनों सही थे। एक्ट्रेस का ये पीला थैला बस थैला ही था जो अपने मूवी द वन के प्रमोशन के लिए लाई थी, लेकिन कंपनी भी ऐसा ही कुछ बेच रही है। बैलेंसियागा का येलो बैग $1790 का, उसका थोड़ा मटेरियल अलग था बस। ये वो ब्रांड है जो दिल्ली में सिर्फ 2 जगह मिलता है, या तो सिलेक्ट सिटी मॉल या सरोजिनी मार्केट। और तुम्हें दुनियादारी की थोड़ी भी ताक झाक पसंद है तो तुम्हें पता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। मतलब छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों पे अपना ठप्पा लगा के लाखों में बेचना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लग्जरी ब्रांड। वो ब्राउन टेप नहीं आता जैसे शिफ्टिंग के टाइम पे अपन कार्टन पैक करते हैं, $3000, लगभग 3 लाख रुपए का। ऐसी पेंट का डब्बा जैसे दिवाली के बाद अपन बाथरूम में रखते ना, लुई वुइटन कैन बैग $2500। और वो तो चलो फिर भी अपन रख लेते हैं, ऑरेंज जूस का कार्टन बैग $1000। और ये खत्म थोड़ी हो रहा। और वो कौन भूल सकता है वो गुटखा का थैला और सऊदी अरेबिया की वो हवाई चप्पल लाखों रुपए की। इतना सीख गए, चलो तुम्हारा एक टेस्ट लेते हैं। ये क्या है? ये भगवान क्या जुल्म है। ये है संडे टेप, $4000। किसी ने सही कमेंट किया कि हमारे यहाँ धनिया पत्ता भी लो तो सब्जी वाला इससे बड़ा थैला देता है फ्री में। मेरे पास 150-200 बैग पड़े हैं, ऐसे में 70% ऑफ देने को रेडी हूं। कचड़ा सेट बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया, यूनिकॉर्न बनाएगा अगला है। At this point, it is confirmed that when a person becomes rich, their mind goes to factory setting where they can't comprehend the value of money. मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, एक होता है सस्ती चीजें खरीदने वाला गरीब आदमी, फिर आता है महंगी चीजें खरीदने वाला अमीर आदमी,
फिर सस्ती चीजें महंगी खरीदने वाला बहुत अमीर आदमी। दोस्तों कोई तो होगा मल्टी बिलियनर जो मेरा ये शो देख रहा होगा। तुमसे स्कैन करके मेरे बंगाल फॉर बिगिनर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो। वहां भी ऐसा करो ना, $1,500 की जगह $1,500 दे दो। हाँ तो नहीं होती है सब गलती। थैला ले लो मुझसे, मैं थैला लेता हूँ तुम्हें डिस्काउंट पे। तुम में फैशन सेंस ही नहीं है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अगली खबर सुनो नॉर्थ कोरिया से, जहां हाल ही में डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए और हमारे किम जोंग भैया 99.93% वोटों के साथ विजयी हुए। इलेक्शन की कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे हाथ लगी है। दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, नॉर्थ कोरिया में 15 मार्च को इलेक्शन हुआ। लगभग 687 सीट्स पे वोटिंग हुई। चुनाव में एक ही पार्टी खड़ी हुई और पब्लिक को 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो इनको वोट दो या तो इन्हीं को वोट दो। बैलेट पेपर में एक ही कैंडिडेट का नाम है। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। रिजल्ट आया, किम जोंग उनकी पार्टी ने डेटॉल से अच्छी परफॉर्मेंस दी, 99.93% से वोटिंग जीती। मैं बस सोच रहा हूं कि वो जो 0.07% है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं अगर वो जिंदा बचे हैं तो। तेरा क्या होगा कालिया? 0.7 about to leave the earth. 0.07% people right now. Just one option, या तो किम या तो किल्ड। चूज। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स को सबसे अच्छा जिस स्कॉलर ने एक्सप्लेन किया है उसका नाम है मोहम्मद रिजवान। उन्होंने कहा है कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो विन है या तो लन है। और ये भी डेमोक्रेटिक है इनके हिसाब से, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है 1957 के बाद जब इन्होंने ओपनली नो वोट को एक्सेप्ट किया है। नो वोट को एक्सेप्ट किया है, बट नो वोट करने वालों को करेंगे कि नहीं वो बात की बात है। अच्छा भाई, गर्मी का सीजन आने वाला है और अगर आप आम पगलू हैं तो इस सीजन आपको अपने खेत से मैं आम खिलाऊंगा। मतलब अपने खुद के खेत से नहीं, आपका अपना एक खेत, एक्चुअली खेत में अपना एक पेड़ होगा। हाँ, दरअसल ये कोची में एक स्टार्टअप किसी ने चालू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप उनके फार्म पे एक पेड़ को लीज पे ले सकते हो। हाँ, एक पेड़ को आप खरीदो उनसे और उस पेड़ से जितने भी आम आए, कहा है कि एक सीजन में लगभग 90 किलो आम आ सकते हैं, वो आम आपको दे दिए जाएंगे। वाओ वाओ वाओ, सब्सक्रिप्शन मॉडल रीचिंग न्यू हाई। स्टार्टअप का नाम है रेंट अ ट्री, जिसमें आपको कोई खेत नहीं लेना, जमीन नहीं लेनी, बस ऑनलाइन जाके एक पेड़ बुक करना है। पेड़ करो, पेड़ ले लो। लिटरली अ पेड़ सब्सक्रिप्शन। और उस पेड़ से एक सीजन में जितने आम आए वो आपके। आम के आम, पेड़ के दाम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे बिहार में ये बहुत पहले से है, ये सब हो रहा है। आम लीची की पेड़ एक सीजन का पे करो और लो। बिहारियों ने सब कुछ पहले क्रैक कर रखा है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड इकोनॉमी इज गोइंग आउट ऑफ हैंड, नॉट गोना लाई। दिस इज बिजनेस। अब ठेके का ठेका लेना भी स्टार्ट, क्या हो रहा है ये? वन फेल्ड मॉनसून एंड गुड बाय। अगली खबर है डोरेमोन को लेकर। नहीं, सुनियो सुजुका को नहीं भगा ले गया। डोरेमोन एक ऐसा जापानीज एनिमे जिसने हम सबके, खासकर मिलेनियल, जेनजी, हमारे बचपन को डिफाइन किया है। और डोरेमोन को जिससे डायरेक्टर ने बनाया था, सुतोमू शिबायामा, उनकी 84 साल की उम्र में इस हफ्ते निधन हो गया। बट चिंता वाली बात नहीं है, डोरेमोन बनाने वाले नहीं रहे, लेकिन डोरेमोन बनने वाले अभी भी रेडी हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में राजा पार्क में बाइक चोरी करते डोरेमोन को पकड़ा। आदमी था, चोर का नाम देने चाहिए लेकिन उसे डोरेमोन बुलाते हैं क्योंकि डोरेमोन की मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेता है। कार्टून वाला डोरेमोन दूसरों को गैजेट्स देता था, ये दूसरों के गैजेट्स ले लेता है। गजब टूबीबाज आदमी। अच्छा, ऐसी नहीं भेजूंगा, एक पॉजिटिव न्यूज भी है आपके लिए, पर उससे पहले आप अंडे खाते हो? अंडे डिस्ट्रैक्ट मत करो, पॉजिटिव न्यूज सुनो। तो अंडे जब आप मार्केट से लेते हो तो उसमें एक हमेशा डर रहता है कि यार ये अंडा पुराना ना हो गया हो, खराब ना हो गया हो, क्योंकि इंडियन मार्केट में रूल है कि जो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, वरना जो खुदरा सामान बिकते हैं उनमें एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं देते। हालांकि विदेशों में ऐसा है, यूरोप में, जापान में, वहां पे अगर खुले में भी अंडे मिल रहे होते हैं तो वहां पर भी अंडे की पैकेजिंग, उसके फार्म का कोड और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। पर अब ये इंडिया में भी होने जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रूल पास किया है कि अब जो मार्केट में अंडे मिलते हैं उनमें अंडों की मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कब हुए हैं, मुर्गी से पूछ लो या एक दिन आगे पीछे, और उनकी एक्सपायरी डेट भी जो अंडा होने से 1 महीने बाद तक की होगी, यानी कि अंडे का बर्थडे और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई 1 महीने से ज्यादा पुराना अंडा मार्केट में बेच रहा है तो आप खरीदो मत, आप जाके कंप्लेन भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है ये। मतलब वैसी प्रोटीन की सोर्सेज की कमी है, जो बचे हैं उसमें भी मिलावट है, दूध तो खराब, पनीर तो खराब, अंडे तो एक्सपायरी। अरे भैया कहीं तो जीने दो। मैं तो कहता हूं और सारे स्टेट्स को भी ये करना चाहिए यार, थोड़ा देखो।
हाँ दीदी, भैया आज खाने में क्या बनाना है? अंडा बनेगा। पर भैया चाबी चाबी तो मुर्गी नहीं देती, अंडा देती है, अंडा बना दो। अरे घर की चाबी नहीं है। अच्छा, घर की चाबी मेरे पास है। हाँ तो नहीं, मैं तो घर पे नहीं हूँ। फिर अब कैसे? फिर आज भूखा सोऊंगा आज मैं दीदी। कोई बात नहीं दीदी, कल अंडे बनाएंगे हम, क्योंकि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आपको भी पता है। वाह वाह वाह, दिस सबको पता है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं ना कि हम अपने देश को सुधारने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक लड़के से इंस्पिरेशन ले सकते हो। 20 साल का एक लड़का जिसने अकेले अपने बलबूते पे पूरी एक नदी साफ कर दी। वो सारे भाई लोग मुझसे बोल रहे थे कि तुम इस नदी को कभी भी साफ नहीं कर पाओगे, तो मैंने उन्हें जवाब देने के लिए इस नदी को कुछ इतना साफ कर दिया। लड़के का नाम है बिट्टू तबाही। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा, बूम। And now that's pretty obvious, जिसके नाम में तबाही है वो बड़ा काम कैसे नहीं करेगा। तो बिट्टू तबाही अपने गांव जाते हैं, देखते हैं कि एक मंदिर के पास नदी निकली हुई है, जो नदी पूरी काई से, कीचड़ से जमी हुई है, खराब है, पोल्यूटेड है। उसने अथॉरिटीज को बोला भैया साफ करो। अथॉरिटीज ने बोला पहले यमुना करवाओ। तो बिट्टू तबाही टुक मैटर इन हिज ओन हैंड्स लिटरली, और वो नदी में घुस गया। और हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। देखो आप, अकेले दम पे उसने पूरी नदी साफ कर दी। लड़का वायरल हो गया, काफी ज्यादा फॉलोअर्स आए, और इन फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बिट्टू अब अलग अलग जगह जाके वहां पर क्लीनिंग ड्राइव्स करता है। इसी को लेकर ऑब्जर्वर ऑफ इंडिया कमेंट करते हैं, इंडिया शुड स्टॉप ऑफरिंग फ्लावर्स, क्लोथ्स, प्लास्टिक, डोना, दीपक एक्सेट्रा टू रिवर्स, दिस पोल्यूट्स द रिवर। नहीं, ठीक है, पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, फूल डालो, दिया डालो, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना वो तुम नदी में डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जिस पन्नी में तुम दिया और वो फूल लेके आ रहे हो, जब पॉलिथीन भी डाल देते हो तो तुम पॉल्यूट कर रहे हो। ही इज द रियल फॉलोअर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। इमेजिन देयर इज वन मैन लाइक हिम इन एवरी मोहल्ला, रिस्पेक्ट टू हिम एंड शेम अपॉन द म्युनिसिपैलिटीज अक्रॉस द कंट्री। ऐसी म्युनिसिपैलिटियों को शर्म दिलाना और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का समाज में होना बहुत जरूरी बात है। अब ये बंगाल सीरीज में एक एपिसोड देखोगे रॉक लामा के साथ। जयगांव का एक लड़का है जो वैसे तो इन्फ्लुएंसर था, डांस वीडियोस, प्रैंक वीडियोस के लिए फेमस था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके गांव में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जगह जगह गंदगी मची हुई है, सिविक सेंस नहीं है लोगों में, तो वो क्लीनिंग ड्राइव्स करता है। अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अथॉरिटीज को और पावर को बोलता है कि भैया हमारे यहाँ को देखो आप कितना पोल्यूशन कर रहे हो। तो जैसे गलत लोगों को कॉल आउट करना जरूरी होता है, सही लोगों को लाइमलाइट भी देना जरूरी होता है। एंड फॉर दैट रीजन द मैन ऑफ द वीक इज बिट्टू तबाही। शर्म सी आ रही, बिट्टू तबाही को क्या बोलूं, नाम ही तबाही है भाई उसका। ओके, नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, जहां हम टीम के साथ मीम रिव्यू करते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? छत्तीस में तो दुनिया खत्म है। ऑस्कर्स वर्सेस बॉलीवुड अवार्ड शोज Goes to Michael B. Jordan for Sinners, Kasakai Mumbai, फिल्म पे। and the best actor jury's choice co-powered by Ramsan Company, presented by Tony TV, media partner Veg Pulao, goes to नहीं यार क्या हो रहा है ये? नहीं मतलब हम इतने बड़े शो में आते हैं, क्यों आते हैं? एंटरटेन होने के लिए आते हैं भैया, बढ़िया कर रहे हो, लगे रहो। कभी कभी वो दिखा देते हैं कि डांस करते करते कोई गिर गया, एड के बाद देखिए। मार्च खत्म क्यों नहीं हो रहा? महीने में हमने होली देख ली, वर्ल्ड वॉर देख लिया, गैस शॉर्टेज, पेट्रोल शॉर्टेज, ठंड, गर्मी, बर्फ, वर्ल्ड कप देख लिया, बारिश, फॉग, नवरात्र भी देख रहे हैं, धुरंधर देख ली, ईद आने वाली है, IPL शुरू होने वाला है, और अभी भी मार्च खत्म होने में कुछ दिन बाकी है। साला खत्म ही नहीं हो रहा है। मार्च लंबा तो हो गया यार इस बार, बात तो सही है। 31 का होता है महीना है। हाँ, मार्च में काफी, वर्ल्ड कप हो गया, धुरंधर, गैस, ईरान, बड़ा पाव कल, ये देखा जूता, ये जूता। बस भाई। ओ या ओ प्लग अच्छा हाँ, वो भी मी ड्रिंकिंग फ्रॉम अ पेपर स्ट्रॉ टू सेव द प्लेनेट, द गवर्नमेंट। अभी दोस्तों मेरे साथ हुआ एक मजाक। मैं गया प्लेन में, बड़ा आदमी हूं ना, प्लेन में ट्रैवल करता हूं, तो अच्छा। स्पाइस जेट ठीक है। वहां गया, वहां जाके वो जो काउंटर वाली लड़की, उसने आंसू दिला दिए, कह रही आपका वो वेब चेक इन वगैरह। मैंने कहा मैम वो तो लैपटॉप में, वो तो अंदर चला गया। कह रही तो हम आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? कह रही हम ना प्लेनेट बचा रहे हैं, हमारा सेव द प्लेनेट ग्रीन मिशन है कि हम आपको बोर्डिंग पास का वो पेपर बचाइए आप। मैंने कहा ससुरी प्लेन चलाते हो तुम लोग, उसके स्टार्ट होने में जितना तेल जाता है उतने में मेरी गाड़ी 1 साल चलती है। कह रही है नहीं मैं आपको पेपर नहीं दूंगी क्योंकि हम एनवायरनमेंट बचा रहे हैं। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? फॉर कॉन्टेक्स्ट, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब 1945, एवरीवन नोस, ठीक है। ये जापान की प्रधानमंत्री बगल में बैठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। About the war before attacking US. So we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? भाई उसका मुंह खराब हो गया कि कभी कभी कुछ ऐसे हो कि प्रोसेस करते कि सही सुना मैंने, हैं? मैंने तो ड्रग्स नहीं लिए। आए कहाँ भाई, लोगों को विश्वास है कि क्या बात तुमने अमेरिका के सामने पर्ल हार्बर के बारे में बात करते, क्या कह रहे हो तुम? दिस लाइक तुम किसी जीव के सामने जाओ और उसे बोल दो वी आर फेसिंग सम गैस शॉर्टेज, ओह हु नोज गैस बेटर देन यू। हमजा अली मजारी, इनर थॉट्स। What do you call a terrorist attack in Pakistan? What? Work from home. This is what we have come to, just in the name of comedy, making fun of someone's culture. It can be called as friendly fire. In Pakistan, when they compliment a girl by saying bomb lagdi mainu, they actually mean it. पाकिस्तानी सब्सक्राइबर तो गए दोस्तों, होने चाहिए, है ना भाई पाकिस्तानी भाइयों। एक बार कमेंट सेक्शन में नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में शो की रेटिंग बताना और प्लीज गलती से मत लिख देना वी लव योर शो, हमारे वाले हमको कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे पास भेज देंगे। भाई गैस तो खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनेगा? मेरे पास है एक आइडिया। देख कैसे स्टोरी डालती है उस लॉन्डे के साथ वो, देख तुझे तो सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं की थी साले, उसके बाप का तो मोटा बिजनेस भी है, तेरी तो अभी तक प्लेसमेंट भी नहीं लगी है, गरीब कहीं के। देख उसको कैसे बाइसेप पकड़ी हुई उस लॉन्डे की, देख तेरे तो कुछ है भी नहीं पकड़ने लायक। ऐसी ही रहे भाई, रोटी ला रहा हूँ अभी, ऐसे ही रहे। 2 शब्द है इसके, दूसरा शब्द जलाना है और वो 2 शब्द अगर मैं यहाँ पे बोल दूं तो हम इस देखने आ जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। लेबल क्रिएटेड, वी हैव योर पैकेज, बिहारी हैज स्टोलन योर पैकेज। ऐसे मामलों में मैं ऑटोमेटिकली आगे क्यों आ जाता हूँ? बिहार की लाइफ। तुम लोग में से बिहार से कौन है? मैं बिहार से है, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा झारखंड वाले भी आप बोलेंगे कि मैं बिहार से नहीं हूँ? 26 साल पहले हम आगे निकल चुके थे। निकाल दिया था या निकल चुके? दिस इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ बिहार, आई एग्री। दिस पर्सन एक बिहारी सब पे बात, ये कोई टाइम है बोलने का? पीओवी एक्सपेंसिव फ्लैट, तो इसका रेंट 40,000 रुपए है। 40,000 रुपए तो फिर बता देना आपको। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या हो गया? 2 लड़कियां रहती हैं यहाँ पे। क्या पेमेंट क्या करना है? एक प्रॉब्लम और है। क्या हो गया? उनके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा आपको। क्यूआर क्या है? क्यूआर क्या है? बट एक बड़ी प्रॉब्लम और है इसमें। क्या हो गया? उनकी दोस्त आती रहती है तो पार्टी के लिए फिर वो अभी के अभी पेमेंट करूंगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑपरेशन कराया है कुछ। तो कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों, यहाँ मैं न्यूज बता रहा हूँ, रिपोर्ट, सर्वे, रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, फिर ये सब। रेंज देख रहे हो तुम रेंज देख रहे हो? मिलेगी कहीं यूट्यूब पे और ऐसी रेंज, और तुमसे सब्सक्राइब नहीं होता है, फिर रेडिट पे आके बोलते हो अंडररेटेड अंडरटेकर, क्या छोड़ो। और इसी के साथ वीडियो होता है खत्म। शेयर करने से पहले लाइक करना मत भूलना, नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हो। ओ बाय द वे, बंगाल फॉर बिगिनर्स के एपिसोड आना शुरू हो चुके हैं। इस हफ्ते हमने एक वीडियो डाला है जिसमें हम लोगों ने कोलकाता में मोदी जी की रैली कवर की थी। अगले हफ्ते भी ममता, हेमंता और बंगाल के अदर इश्यूज पे वीडियो आती रहेंगी, तो वो अगर फॉलो करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेना मत भूलना। I'll see you next week with more news and entertainment. Till then, tata, bye bye, shabba khair, and don't forget to like, subscribe and share.